हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जीन पियाजे और कोहलबर्ग से जुड़े सभी तथ्य। इनसे जुड़े सभी तथ्य आपको मिलेंगे सिर्फ एक वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको कहीं और से फैक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पियाजे और कोहलबर्ग के तथ्यों का संपूर्ण निचोड़ हम आपको दे रहे हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो शुरू करते हैं जीन पियाजे जी से। जीन पियाजे जी ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और संज्ञानात्मक विकास को हम जो है विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रवर्तक माना जाता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, और ये एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास पे जो है ध्यान दिया, और इस बात पर भी ध्यान दिया कि बचपन के दौरान जो बच्चे हैं वो बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। इस बात को इन्होंने, इस थ्योरी को जो है हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं। जीन पियाजे जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जीन पियाजे जी जो है सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। इन्होंने जो शब्द दिया संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, उसका हम मतलब समझ लेते हैं कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान जो है प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत और बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो इसे हम संज्ञान कहते हैं। समस्या समाधान, संप्रतिकरण, विचारों का निर्माण यानी कि प्रत्येक क्षण यानी कि जो देखकर सीखते हैं आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। इनका मानना था कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और जो है देखकर जो बच्चे सीखते हैं और विचारों का जो निर्माण होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। और इनका ये भी मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आपने भी देखा होगा कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्यूरियस बहुत होते हैं। हर चीज को जानने की इच्छा इनमें बहुत होती है। वो चीज क्या है, कैसे आया, ठीक है, ये सारी चीजें वो अक्सर पूछते रहते हैं। तो इन्होंने बताया पियाजे जी ने कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। आगे चलते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जीन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत किया था, और इसीलिए हम इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत शुरू से अंत तक का मतलब कि गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक यानी कि जीवन पर्यंत इसका जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, है ना। जो बच्चे होते हैं यानी कि जो ह्यूमन होते हैं उनका विकास इनके अकॉर्डिंग गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, और शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक चलता रहता है, और जो संज्ञान विकास होता है वो शैशवावस्था से, वो गर्भावस्था से नहीं स्टार्ट होता है। क्योंकि संज्ञान का क्या मतलब होता है? चीजों के बारे में जानना, समझ। एक आसान शब्द में अगर कहा जाए तो संज्ञान का मतलब होता है समझ। तो जो समझ स्टार्ट होती है, संज्ञान स्टार्ट होता है, वो शैशवावस्था से स्टार्ट होकर जीवन पर्यंत चलता है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस संज्ञान का विकास और विकास में है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे जीन पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई थी उसके 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई थी, कितने स्टेज बताए थे? 4। कौन कौन से थे? वो थे, फर्स्ट था संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक है, इसे हम संवेदी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। संवेदी पेशी अवस्था को इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जो स्टार्ट होता है ये
स्टार्ट होता है मतलब जन्म से लेकर और 2 वर्ष तक। बालक जब जन्म लेता है तब से ये अवस्था स्टार्ट हो जाती है और कितने वर्ष तक चलती है? 2 वर्ष तक चलती है। अब देख लेते हैं कि इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करना सीखता है, क्या क्या चीजें उसे क्या कौन कौन सी विशेषताएं उसमें आ जाती हैं, कौन कौन सी चीजों में वो जो है पारंगत होता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसमें ये है कि जो जन्म के समय शिशु जो होता है वो जो बाहरी दुनिया होती है उससे अनभिज्ञ होता है। ठीक है, उसके बाहरी दुनिया के बारे में उसको कोई समझ नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती, वो अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे क्या करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, अपनी संवेदनाएं, ठीक है, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, है ना, उसके थ्रू क्या करता है, उसके माध्यम से वो जो बाह्य जगत होता है उसका जो ज्ञान होता है वो ग्रहण करता है ना। धीरे धीरे इस वर्ष में यानी कि 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशीय अवस्था में बालक बाहरी दुनिया के प्रति अनभिज्ञ होता है, उसको बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या करता है, अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, है ना, इंद्रिय जनित अवस्था इसलिए इसको कहते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है उसके माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान वो ग्रहण करने लगता है। दूसरा क्या है कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इंद्रिय जनित अवस्था इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें ये अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है ना, ईयर से सुनकर, स्पर्श करके, देखकर चीजों को, है ना, स्वाद के माध्यम से, तो उसके माध्यम से ये सीखता है, अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। आपने देखा होगा 0 से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं वो माँ कहना सीख जाते हैं, है ना, पापा कहना सीख जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो जो है 2 वर्ष की अवस्था तक बालक सीख जाता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, मतलब लोगों को पहचानना शुरू कर देता है ना, जो उनके साथ जो उस बच्चे के साथ दिन भर रहते हैं उनको वो पहचान जाता है, तो उनको मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है। और जिनको वो कभी नहीं देखता, यानी कि जो अपरिचित होते हैं, उनको देखकर भय का प्रदर्शन करता है। सब अपनी इंद्रियों के उससे जो है माध्यम से सारी चीजें करता है ना। भूख लगती है तो रोता है, ठीक है, तो सब इंद्रियों इस अवस्था में जो है सेंसेस के माध्यम से सारी चीजें वो सीखता है। इसीलिए इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, है ना, कोई भी संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसके बहुत से नाम है। सारे नामों को आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनर किसी भी नाम से जो है वो चीजें पूछ लेगा, तो ये याद रखिए। उसके बाद देखते हैं, हाँ, अब आया दूसरी अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था जो है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये जो है 2 वर्ष से लेकर और 7 वर्ष तक चलता है। ये अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलती है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, यानी कि संवेदी गामक अवस्था के बाद बालक किस अवस्था में प्रवेश करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है, जो चलती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्या क्या करना सीखता है ये आपको अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इस अवस्था में बालक क्या करता है, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे खुद से कोई टॉय ले लिया, अब उसको बोलेंगे अगर वो गिर गया तो अरे कहीं चोट तो नहीं लगी, अरे मेरा बाबू खाना खाएगा, अरे मेरा टेडी खाना खाएगा, मुझे अपने टेडी को सुलाना है। तो इसमें क्या होता है ना, बालक का जो इमेजिनेशन पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो चीजों को इमेजिन करना सीख जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है विशेषता होती है वो इस अवस्था की यही होती है। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, बालक इमिटेट करना सीख जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक खिलौनों के साथ बहुत खेलता है, इसीलिए हम इसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं, है ना। इसमें जो है बालक गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, है ना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये सारी चीजें सीखना शुरू करता है। और इमिटेट कैसे करता है? अगर कोई बॉय है तो वो अपने पापा को या अपने भाई को देखकर इमिटेट करता है, जैसे उसके पापा करेंगे, जैसे उसका भाई करेगा वैसे वो भी इमिटेट करेगा।
और जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को देखकर इमिटेट करती है। जैसे जैसे उसकी माँ, उसकी बहन उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगी, जिस हिसाब से वो चीजें करेंगी उसी हिसाब से वो लड़की भी करेगी, यानी कि इमिटेट करना सीख जाते हैं इसमें। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। और देखा होगा आपने कि बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक भी होते हैं काम को कर लेकर, बोलेंगे मम्मा मैं ग्लास ले आऊं, मम्मा ये ग्लास रखाऊं, है ना। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 7 साल के बीच के, वो कितना 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 खुश हो जाते हैं अगर उनको कोई काम दे दिया जाए, तो वो उनको अच्छा लगने लगता है। और हाँ, एक जो चीज है, वो तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है ना। वो तर्क नहीं कर सकता, कोई लॉजिक नहीं दे सकता, उसकी रीजनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन पावर इसमें स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए हम इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है, इसीलिए हम इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला। अच्छा, अभी इसमें और पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, बालक जो है वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। बालकों में मतलब कि चीजें मतलब स्थायित्व है ना, ये भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। ये इस अवस्था की सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जीववाद, है ना। जीववाद क्या होता है, इसमें जो है बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, है ना। वो निर्जीव चीजों में ही सजीव चिंतन करने लगता है, उसको नहीं पता ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये क्या है, कोई अंतर नहीं कर पाता। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसी में वो सजीव चिंतन करने लगता है। वो बताया ना, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। टेडी को ही वो सजीव बना देता है, अरे टेडी को चोट लग गई, टेडी को मेरे खाना खाना है, मुझे अपनी टेडी को सुलाना है, वो सो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें वो बोलते हैं इस अवस्था में। तो इसी को जीववाद कहते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, यानी कि उसको निर्जीव और सजीव में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, वो अंतर नहीं जान पाता है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। आपको बताया ही मैंने कि इमिटेशन जो है, इमिटेट करने लगता है बच्चा, अनुकरण करने लगता है बड़ों का, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही वो भी करने लगते हैं। और है कि वो शिशु जो होता है अहमवादी होता है, यानी कि अहम केंद्रित होता है, दूसरों को कम महत्व देता है, उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है ना। वो अहम केंद्रित होता है। अगला जो स्टेज है वो है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये जो है, ये स्टेज 7 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक चलती है, यानी कि बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है चीजों को तर्क करना नहीं सीख पाता, तो वो आगे बढ़ता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आकर वो तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन कैसा तर्क करता है, सिर्फ मूर्त वस्तुओं को देखकर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी अभी नहीं डेवलप हुई है, सिर्फ कॉन्क्रीट थिंकिंग उसकी डेवलप हुई है। वो सिर्फ उसी वस्तु का जो है चिंतन कर सकता है जो वस्तु उसको मूर्त रूप से दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाई दे रहे हैं। तो इस अवस्था में बच्चों का तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है ना। जो चीजें उन्हें नहीं दिखाई देती, उन चीजों का वो चिंतन नहीं कर सकते इस अवस्था में। आगे है जो वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, ठीक है, सही गलत व अनुचित उचित अनुचित में विविध करना, यानी कि अंतर करना सीख जाता है। इसलिए इसे हम मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। मतलब जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में वो चिंतन कर सकते हैं। बालक इस अवस्था में दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि सब बताने योग्य हो जाता है। जो 7 से 12 साल की एज के जो बच्चे होते हैं, उनसे आप डेट, टाइम, मंथ, ईयर, मतलब सब पूछ सकते हैं, वो सब बता सकते हैं इस एज में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है, इस अवस्था में उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है। इसमें क्या करता है, इससे इसलिए इसे पलाउट जो है पलाउटी अवस्था के नाम से भी
जाना जाता है ना। बच्चा केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है यानी कि केंद्रीकरण होता है। अगला अगला पॉइंट जो है वो है भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसकी वो इस अवस्था तक डेवलप हो जाती है। वो इस अवस्था में जो है अपनी इस लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लेता है, कंप्लीटली डेवलप कर लेता है। और इसमें क्या होता है ना, जब बालक 6 वर्ष का होता है लगभग, तो वो 16,000 शब्दों तक को समझ लेता है। तो 16,000 शब्द यानी कि बहुत डेवलप करना। तो इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो इस अवस्था में अच्छे से हो जाती है, अच्छे से डेवलप हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और लेते हैं अगला टॉपिक, सॉरी अगला जो है स्टेज। अगला जो स्टेज है वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 12 वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है। ये इस अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है वो, ये जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन करना शुरू करता है ना। प्रत्यक्ष चीजों को देखकर ही उसका चिंतन कर सकता है। लेकिन जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल स्टेज में पहुंचता है तो उस स्टेज में बालक जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसका चिंतन करना भी शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में किशोर यानी कि जो बालक होता है वो मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में बालक ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, जो चीजें उसे नहीं दिखाई देती उसका भी वो चिंतन करने योग्य बन जाता है। और इस अवस्था में जो बालकों का मेंटल एबिलिटी होती है, जो है ना, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है ना। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। तो और हाँ, एक बात और, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में हम फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं। तो जो है पियाजे जी ने ये 4 स्टेज बताए थे और ये 4 स्टेज जो है सीटेट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सीटेट में हमेशा पियाजे जी को पूछा जाता है। हर साल इनसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था थी उसके ये 4 स्टेज थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अच्छा, अब जो है इनका जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन था ना उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जीन पियाजे जी का शिक्षा में योगदान, इन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया एजुकेशन में। तो पहला जो था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे जी हैं। और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने माना कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालकों पर आधारित होना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीवन विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। ये जो स्कीमा वर्ड है ये किसने प्रस्तुत की, ये हमारे जीन पियाजे साहब ने प्रस्तुत की। अभी आपको आगे स्कीमा का जो है डेफिनेशन भी बताएंगे। तो जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण और स्कीमा, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे नए नए शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जान लीजिए कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन है ना। स्कीमा क्या है, वातावरण, आपके एनवायरनमेंट के द्वारा जो आप क्या कहते हैं, जो ज्ञान आप अर्जित करते हो उसी का संगठन है। तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी मां कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया ही को ही इसकी मां कहते हैं, है ना। कि जो है स्टिमुलस जो है उसके उस पे जो आप जो भी अनुक्रिया करोगे वही इसकी मां कहलाता है। आगे चलते हैं।
अच्छा, अब जो है पियाजे से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो ये आपके लिए बहुत जो है, आपने अभी पूरा उनका तथ्य पढ़ा है, सारे फैक्ट्स आपने पढ़ लिए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दीजिए और देखिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आई। ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन जैसा होगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में, ठीक है, किस चीज में भिन्नता पाई जाती है बड़ों से? बड़ों से पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में बड़ों से में भिन्नता होती है, यानी कि बच्चों की सोच में और बड़ों की सोच में क्या भिन्नता पाई जाती है, किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, ये आपको बताना है पियाजे के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना समझा और जो है कितनी चीजें आपको समझ में आई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काइंड और अमाउंट, है ना। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा है। 2 से 7 साल के बीच का जो बालक है वो किस अवस्था में होता है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो वो होता है प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आगे चलते हैं। अब आ गए कोहलबर्ग जी, ठीक है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नैतिक विकास। और कोहलबर्ग से भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले हम नैतिकता के बारे में पढ़ लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता जो होती है वो जो है मॉरलिटी हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और इसमें हम सही और गलत की पहचान देखते हैं। अगर नैतिकता है आपके अंदर तो आप कोई भी चीज, आपको कोई डिसीजन भी लेना है तो आप पहले उसमें देखोगे कि वो सही है या गलत है। बस इसी सही और गलत की जो पहचान होती है ना, वही नैतिकता होता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो अपनी सोसाइटी से, अपने परिवार के माध्यम से, जहाँ वो रहता है, अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से, जो जैसा उसका वातावरण होता है उसके उसके अनुसार वो चीजों को सीखना शुरू करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मोरालिटी होती है वो हम सामाजिक परिवेश से सीखते हैं, है ना। जैसी हमारी सोसाइटी होगी वैसे हमारी नैतिकता होगी। तो आई होप नैतिकता आपको समझ में आ गया होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत। अब नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। और नैतिक विकास को हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, तो इसलिए हम इसे अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि स्टेज थ्योरी। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितनी अवस्थाओं में? 6 अवस्थाओं में विभाजित किया एवं उन्हें सार्वभौमिक माना। यानी सार्वभौमिक कहने का मतलब, यूनिवर्सल कहने का मतलब ये है कि जो बालक है, ठीक है, वो मतलब इन 6 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। बिना इन अवस्थाओं में गुजरे वो आगे नहीं बढ़ेगा। इन 6 अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। इसीलिए जो है कोहलबर्ग जी ने इसे यूनिवर्सल माना। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह उन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। ये मैंने आपको बताया अभी। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। हाँ, ये भी है कि जो नैतिक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो एक निश्चित क्रम में, ऐसा नहीं एक एक पर्टिकुलर आपका स्टेज होगा। उस पहले आपको एक स्टेज से, फिर दूसरे स्टेज से, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठवें, कोई स्टेज ऊपर नीचे नहीं हो सकता। एक निश्चित क्रम होता है उसका और उसी निश्चित क्रम से आपको उस अवस्था में गुजरना होगा। तो नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। अंतिम अवस्था नैतिक, क्योंकि नैतिकता जो है बच्चों में जो है हर बच्चों में, अब उसके लास्ट स्टेज तक हर बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, तो उन्होंने क्या है ना, 3 स्टेज बताए थे इसके, 3 स्टेज बताए थे और जो है
सब स्टेजेस भी इसके बताए। तो वो सब स्टेजेस थे 6, है ना, 3 स्टेजेस एंड 6 सब स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस तो जो थे, पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, सेकंड परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, ये 10 से 13 साल तक है। और उत्तर परंपरागत स्टेज जो है यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, वो अबव 13 यानी कि 13 से ऊपर के जो बालक होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 to 10 ईयर, कन्वेंशनल स्टेज 10 to 13 ईयर एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज अबव 13। इसके सब स्टेजेस अभी आगे हम आपको समझाएंगे। अच्छा, आप इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। तो जो पहला कोहलबर्ग्स के जो पहला स्टेज है वो है अवॉइडिंग पनिशमेंट। इसमें क्या करता है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है ना, वो पनिशमेंट पर आधारित होती है। मतलब प्राइज मिलना है तो मेहनत करिए, ठीक है, तभी प्राइज मिलेगा, मोटिवेट होता है बच्चा। और सजा पे आधारित होता है कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमें वो ये पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो सही गलत के बारे में नहीं पता होता, नैतिक तर्कता दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है। और सेकंड इज सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि इसमें जो है बालक क्या करता है ना, अपने इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करता है। और दूसरी चीज, इसमें वो वैसा बिहेव करता है जैसा, मतलब वो दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा दूसरे उसके साथ करते हैं। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट में होता है। गुड बॉय एटीट्यूड, गुड बॉय एटीट्यूड यानी कि इसमें जो बालक होता है वो अच्छा गुड बॉय बनने की कोशिश करता है कि वो एक अच्छा बालक बने। उसमें ये सारी ये सारी चीजें खूबियां वो पाना चाहता है इस स्टेज में, गुड बॉय एटीट्यूड, कि वो एक अच्छा बालक है। आगे चलते हैं, आगे है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी में जो बालक होता है वो क्या करता है, वो बालक सामाजिक व्यवस्था और कानून बनाए रखने की भावना विकसित करता है। मतलब कि सोशल जो लॉ है और जो समाज में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो उनकी भावना, उनको बनाए रख, उसको मेंटेन करने की भावना विकसित करता है कि ये चीजें बनी रहनी चाहिए, इसको हम फॉलो करें, है ना। आगे चलते हैं, आगे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक ये मानता है कि जो रूल्स होते हैं वो लोगों के भले के लिए, ठीक है, लोगों का जो है फायदा हो सके, उन्हें बेनिफिट मिल सके, इसलिए ये नियम, ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लेकिन अगर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस स्टेज में वो बालक क्या महसूस करता है कि ये जो रूल और रेगुलेशन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इन्हें खत्म कर देना चाहिए, ऐसे रूल्स को तोड़ देना चाहिए जिससे किसी को समस्या हो रही है। आगे चलते हैं, आगे है प्रिंसिपल। इसमें बालक क्या करता है, जो किशोर होता है, वो दूसरों के विचारों से नहीं, अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाता है और अपने खुद के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है ना। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं। हाँ, पहला स्टेज है पूर्व परंपरागत स्तर, ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है ना। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, पहला है स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट और दूसरा है अहंकार की व्यवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। तो स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट यानी आज्ञा और दंड की अवस्था, इस अवस्था में बालक जो है का व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है। मतलब कि जो है कि अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, है ना, तो इस डर से वो अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। प्राइज के उससे अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे प्राइज मिलेगा या मुझे शाबाशी मिलेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे, है ना। तो इस जो है प्राइज एंड पनिशमेंट के उसमें आकर ये जो है बालक कार्य करते हैं। हाँ, सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो भी बालक कार्य करता है वो या तो पनिशमेंट की डर से करता है या फिर प्राइज को पाने की लालच में करता है। ठीक, आगे चलते हैं, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। इसमें क्या होता है, बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसका कहना होता है कि
हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, है ना। और इसमें क्या है कि जो है बालक को लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, यानी कि जो अगर आप कर रहे हो अगर वो कर रहा है आपके लिए तो आप भी उसके लिए वो कार्य करिए, अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है तो आप भी उसकी हेल्प करिए। तो इस अवस्था पे बालक के अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती है कि जो भी हो, ठीक है, जैसा हम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसा हम उनके लिए कर रहे हैं, जो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी हमारी ऐसे ही हेल्प करे। ये इसीलिए इसे हम जैसे को तैसे भी कहते हैं, यानी कि इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। जैसा वो बालक आपके साथ बिहेव करेगा वैसा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वो काम करता है और उसे अनैतिक नहीं समझता। सिर्फ उसका जो एम है, जो उसका टारगेट है, वो पूरा होना चाहिए, बस। अगला जो स्तर है वो है परंपरागत स्तर, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज। जो कन्वेंशनल स्टेज है उसमें 2 सब स्टेजेस हैं, एक प्रशंसा की अवस्था एंड नेक्स्ट इज सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, यानी कि कानूनी व्यवस्था की अवस्था। तो प्रशंसा की अवस्था जो है इसे हम स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसमें बालक क्या करता है कि वो जो भी करता है उसको जो है प्रशंसा पाने के लिए करता है। जो भी काम करेगा वो सिर्फ इतना जो है इस भावना से करता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो लोग हमें एडमायर करें, है ना, अप्रिशिएट करें। अगर मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो हम मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। तो इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, यानी कि गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, गुड गर्ल बनने की कोशिश करती है, ठीक है। उस व्यवहार को ही वह नैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिले। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसको एडमायरेशन चाहिए, उसको एप्रिशिएशन चाहिए। गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, वो गुड गर्ल बनने की कोशिश करती है, मतलब हर तरफ से सिर्फ उसको प्रशंसा चाहिए, इसीलिए इसे हम प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा वैसे ही उसका जो थिंकिंग होगा वो जो है उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का उसका सोसाइटी, उसका समाज होगा, एनवायरनमेंट जैसा होगा। अगला जो है वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी कि जो है कानून और व्यवस्था, ओवरऑल कानून, लॉ, ठीक है, मैनेजमेंट, ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें बालक नैतिक विकास की अवस्था, यानी कि सामाजिक आदेश कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चों का जो नैतिक विकास का अवस्था होता है वो आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होता है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इससे पहले आपने पढ़ा ही होगा जो है कि अच्छा बालक और अच्छा बालिका बनने की कोशिश करती है। तो इस अवस्था में क्या करते हैं कि बालक सोशल ऑर्डर के हिसाब से चलता है, सोशल रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, लॉ, इन सब के अकॉर्डिंग चलता है और सामाजिक व्यवस्था और कानून बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर फॉलो नहीं किया आपने तो आपको जो है अनैतिक माना जाएगा, उस कार्य को अनैतिक माना जाएगा जो कार्य आप कर रहे हो। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण, अच्छा ये मैंने आपको बताया ही। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा स्टेज जो है वो उत्तर परंपरागत स्तर है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था को 2 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला सब स्टेज है सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था तक आते आते वो समझने लगता है, यानी कि जो बालक है वो समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है ना। बालक ये मानने लगता है कि जो हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं, अगर जो नियम समाज के द्वारा बनाए गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, निर्धारित किए गए हैं, तो उनके
अकॉर्डिंग जो है हमें चलना चाहिए। अगर हम उस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारा और जो समाज का जो कनेक्शन होता है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना। जो समझौता होता है वो टूट जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बालक होता है वो मानता है कि जो नियम है वो लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए है। और हमें, लेकिन अगर उस नियम से किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, कोई हार्म हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है समाज के बनाए गए नियमों से, तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है। अगर उस नियम से किसी को परेशानी हो रही है तो उस नियम को चेंज कर दिया जाए। आगे चलते हैं। अगला है लास्ट एवं जो है आखिरी सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या इंटरैक्शन स्टेज भी हम इसे कहते हैं। इसमें बालक इंटरैक्ट करना सीख जाता है। तो इसमें क्या करता है बालक, इसे हम विवेक की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था तक व्यक्ति में के अंदर जो है अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। वो समाज के निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं सोचता, वो अपने विचार विकसित कर लेता है। वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को जो है डिसाइड करता है कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें मोरालिटी डेवलप हो जाती है, मोरल थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या है, बालक या किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार जो है व्यवहार करता है ना। फिर इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था में बालक जो है अपने मोरल, उसका जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। वो जो भी विचार होते हैं, उसके व्यक्तिगत विचार होते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। और जो भी डिसीजन उसे लेना होता है वो सोसाइटी में, जो समाज में निर्धारित नियम है उनके अनुसार ना लेकर वो अपने अनुसार लेता है, अपने विवेक के अनुसार लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं और इनसे कोहलबर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या फिर संभावित सजा शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संभावित सजा शामिल है। आपको मैंने बताया पनिशमेंट और प्राइज वाला, है ना, तो उससे रिलेटेड होगा ये। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हमारी स्क्रीन पर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, हाँ ये भी ध्यान रखिए, कोहलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? पहला स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्तर 1। स्तर 1 में बालकों में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। बालक सिर्फ और सिर्फ या तो प्राइज के उस पे लालच में आके चीजों को करेगा या फिर पनिशमेंट की डर से करेगा। उसमें अपनी नैतिकता, मतलब अपना जो वो होता है ना कि नहीं ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्राइज और पनिशमेंट के अकॉर्डिंग सारा कार्य करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि आप भी एक जो है फ्यूचर में एक टीचर बनने वाले हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम बच्चों में नैतिक मूल्यों को जो है डेवलप कर सकते हैं। तो उसका जो पहला ऑप्शन है, व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देना। कभी भी टीचर को कोई सख्त निर्देश नहीं देना है। नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना और धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो धार्मिक शिक्षाओं से इसका कोई मतलब नहीं है। नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है, कैसे दे सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है, माफ करिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दे रही हूँ।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके। अगर आप कोई नैतिक मुद्दा लेके आ रहे हो और बच्चों को बराबर उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनको समझा रहे हो कि कैसे चीज़ों को करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो उससे जो है बालकों में ऑटोमेटिक वो जो है नैतिक मूल्य डेवलप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आते रहेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।